अंबर कोट से अंदर आने के बाद में दोस्तों जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, इसी ट्रैक के पास में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों के लिए एक चौकी बनाई थी और उन चौकियों को आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रू आर्च की फॉर्म में बनी हुई मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी के वक्त में यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर आया था दिल्ली से और इसी जगह पर एक शहर बसाया था। लेकिन इस पूरे रास्ते में इस चौकी को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन सैनिकों के घोड़े भी बांधे जाते होंगे, कुछ वक्त यहाँ पे बाजार भी लगा होगा जहाँ पे ज़रूरत की कुछ चीज़ें मिला करती होंगी, या फिर यहाँ पर हम लोगों को एक स्थानीय निवासी ने एक चीज़ पर फोकस करवाया है। ये ब्रेक होता प्लस का साइन इस हिस्से पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों। इस हिस्से से पता लगता है कि क्या यहाँ पर ज़रूरत की दवाइयाँ मिला करती थी, क्या ये वाला हिस्सा कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो शुरुआत करते हैं 1327 का वो वक्त जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इस स्थान को अपनी राजधानी में तब्दील करने का विचार किया, क्योंकि 1325 के वक्त में दिल्ली के गद्दी पर वो बैठ चुका था। अब मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार समझदार बोलते हैं तो कुछ नासमझ बोलते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर सबसे पहले कागज़ के नोट प्रिंट करवाए थे और बाद में उसने चमड़े और कॉपर के सिक्के भी चलवाए थे, पर उन सिक्कों की कॉपी बनने लग गई थी, डुप्लीकेसी होने लग गई थी। इसलिए उसका जो ये विचार था उस समय बेकार ज़रूर था, लेकिन आज के समय में हमारी करेंसी में कागज़ के नोट भी प्रचलन में है, तो इसलिए इतिहासकार उसे समझदार एक राजा के नाम से भी बोलते हैं। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर वर्ग के लोगों को इसी हिस्से में रुकने के लिए कहा, रहने के लिए कहा, और अमीर वर्ग के लोगों ने अपना जो बसेरा है वो इसी स्थान पर किया था। यहीं पर उनके कक्ष कमरे बने हुए थे, विश्राम की स्थली बनी हुई थी। और ये वाला जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है ये तो बाद में गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलियत के लिए बना दिया है, वरना यहाँ पर रास्ता कैसा होता था, उथल पुथल वाला कच्चा रास्ता। सामने की तरफ 70 मीटर ऊंची यहाँ की शान शौकत को बढ़ाती हुई चांद मीनार, और दोस्तों इस चांद मीनार के सबसे ऊपर वाले हिस्से में चांद की शेप का एक तारा लगा हुआ है, चांद लगा हुआ है, इसलिए इसको चांद मीनार का नाम दिया गया है। और ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने जब 1347 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपनी एक अलग सल्तनत की शुरुआत करी और मोहम्मद बिन तुगलक से उसने नाता तोड़ लिया, तब उस समय विजय के रूप में इस विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ करवाया गया था। इसकी पूरी ऊंचाई है 70 मीटर, यानी कि कुतुब मीनार से मात्र और मात्र 2.5 मीटर छोटा। 3 फ्लोर इसमें देख सकते हैं आप, गोल छज्जे, नीले रंग की ग्लेन स्टाइलिंग वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगी। विदेशी पत्थर होता है जो काफ़ी महंगा आता था, इसको पहले गुलाबी रंग करवाया गया था, बाद में सरकार ने इसके ऊपर गेरुआ कलर यानी कि लाइट ऑरेंज कलर ये करवा डाला है। 1996 में एक बच्चे की ऊपर से गिरकर डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ऊपर जाना मना है। तकरीबन 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बनी है, स्पाइरल फॉर्म में बनी हुई है। यहाँ पे पास में ही मस्जिद भी बनी हुई है। अब दोस्तों इस पूरे ट्रैक में वही दोबारा पत्थर आ गए जहाँ पर घोड़ों की, हाथी की स्पीड को रोकने के लिए ऐसे बैरियर्स बनाए गए हैं। अब पानी को स्टोर करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि शुष्क एरिया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे हिस्सों में यहाँ पर पानी की बड़ी कमी रहती थी। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है हाथी तालाब। इस हाथी तालाब के अंदर एक ऐसी तकनीक का इजाद किया था उस समय के शासकों ने, जो आज के समय में भी जिंदा है। दोस्तों हम उस तकनीक को देखते हैं। बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इस हौद का निर्माण यहाँ के अमीर वर्ग के लोगों के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करवाया था। तो सबसे पहले हम इस पूरे ट्रैक पर आ जाते हैं और इस ट्रैक से मैं आपको दिखाता हूँ ये हाथी जो हौद बना हुआ है, इसको ये वाला जो नाम है वो इसके साइज़ की वजह से मिला है। काफ़ी बड़े साइज़ का बना हुआ है हाथी हौद, और इस हाथी हौद में जो पानी की कनेक्टिविटी है दोस्तों, पास में ही घाट पड़ता है। उस घाट की ऊंचाई है यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ। वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इकट्ठा होने के बाद में उस पानी को मिट्टी की पाइपलाइन ज़मीन के अंदर दबाकर इसमें लाया जाता था। और ये वाली जो तकनीक है दोस्तों सबसे पहले रोम के देश में अपनाई गई थी, उसके बाद में ईरान इराक में आई। जब रोम में इस तकनीक को अपनाते थे तो उस समय उसको कहते थे एक्वाडक्ट टेक्निक, और जब ये वाली तकनीक ईरान इराक में आई तो इसे बोलने लगे साइफन टेक्नोलॉजी, यानी कि पानी को फिल्टर करके
ऊंचाई वाले स्थान पे इकट्ठा करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके नीचे कलेक्ट करना। छोटे ही आपको पानी के होद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये हुआ करते थे पानी के कंट्रोलर्स। इनके अंदर लगे रहते थे टेराकोटा यानी कि मिट्टी के पाइप, और उन मिट्टी के पाइप के अंदर से इसका जो पानी था वो डायरेक्ट आता था इस हाथी होद के अंदर। और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया था आज से हज़ारों वर्ष पहले, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करना। पानी की जो पाइपलाइन बनी थी मिट्टी की, उनको इस प्रकार से साइज दिया गया था ताकि ऊपर और नीचे होने की वजह से पानी की स्पीड को वक्त वक्त पर सही किया जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके। तो पानी का होद हमने देखा। आज से 1000 वर्ष पुरानी तकनीक जो कि ईरान इराक से होती हुई अफगानिस्तान पहुंची और उसके बाद में भारत में इसका इजाद हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सो दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं ना, आज हमें इस देवगिरी के किले पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ। सामने की तरफ बना हुआ इस पहाड़ के ऊपर बारादरी वाला हिस्सा जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और बताते हैं कि इस पहाड़ की चोटी के ऊपर होने की वजह से ये जो किला था वो बहुत सुरक्षित माना जाता है। और इस किले की जब शुरुआत 1187 के वक्त में भिल्लम पंचम यादव ने करवा दी थी, तो उन्हीं के शासनकाल के बाद में 1209 के वक्त में उन्हीं वंश के दूसरे राजा सिंघन यादव बने थे। 1246 के वक्त में राजा कृष्ण बने, 1272 के समय में राजा महादेव बने। लेकिन ये जो काल था दोस्तों वो कला का काल था। ये जो काल था वो उस समय यहाँ पे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, और उसके बाद का जब वक्त बीतने लगा और पहुँच जाते हैं 1289 के वक्त में, जब यहाँ पर राजा रामदेव राय बने, और उसी के बाद में 1294-96 के वक्त में अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पड़ती है यहाँ के शाही खजाने पर इस जगह को लूटने की। 24 दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर के परकोटों के हिस्से में अपना जमावड़ा बना के रखा, और यहीं के गद्दार इसी स्थान के एक व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, और इस किले के अंदर अनाज की जगह नमक भिजवा दिया, जिससे कि यहाँ के लोगों को अनाज उपलब्ध ना होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी के सामने उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसी के बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का जो धन दौलत थी, जवाहरात थे, हीरे मोती थे, बताते 51 ऊँटों के ऊपर लाद कर ले गया था यहाँ का धन दौलत अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। और 1296 में अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की सत्ता पर उसने अपना अधिकार काबिज किया था। धन तो लेगा था यहाँ से, अब बचा क्या था? सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी पे बैठना। सो दोस्तों, यहाँ से इसकी कायापलट शुरू होती है, लेकिन इस किले पे कभी लड़ाई नहीं हुई। इस किले को केवल और केवल ट्रांसफ़र किया गया। लूट की गई कई बार, बट ट्रांसफ़र होता रहा। अब दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जो एक वक्त पहले जैनियों का मंदिर हुआ करता था। वैसे तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो यादवों के समय में शुरू करवा दिया गया था, और बाद के वक्त में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उसके शासनकाल के समय में इसे जामा मस्जिद का नाम दिया गया 1318 के वक्त में। और आज जब हम इस मंदिर के अंदर वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो हमें उस वक्त की काफ़ी सारी चीज़ों को ज्यों का त्यों देखने का मिलता है। सामने की तरफ आपको मंदिर परिसर ऊपर की डोम से मुस्लिम मस्जिद देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ के हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ये एक प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था जहाँ पर लोग आते थे और चारों तरफ विजिट कर सकते थे। आज सिर्फ पिलर मात्र इनके बचे हैं। लेफ्ट वाला जो हिस्सा था वहाँ पर लंगर वगैरह प्रसाद वगैरह बटा करता था और लोग यहाँ से बाहर की तरफ जा सकते थे। और दोस्तों जो राइट वाला हिस्सा है, यहाँ से आप किले के अंदर जा सकते हो, और इस वाले हिस्से में लोग संगीत नृत्य का पूरा जो प्रोग्राम है वो किया करते थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पे जामा मस्जिद में इसको तब्दील कर दिया गया तो यहाँ पर नमाज होने लगी। लेकिन फिर बाद में धर्मों के बीच में लड़ाई ना हो इसलिए सरकार ने इस मंदिर में भारत माता प्रतिमा रख दी है। सभी धर्मों के लिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। पास जाएंगे और अच्छे से देखेंगे। पिलर युक्त इमारत, काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ऊपर इस पूरी इमारत को स्टैंड किया गया है। देखेंगे जो पत्थर है ना वो एक नहीं है, वो टुकड़ों में लगे हुए हैं। एक नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, फिर ऊपर वाला हिस्सा, फिर ऊपर वाला हिस्सा, और सबके बीच में इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।
जिधर भी अपनी नज़र को लेकर जाएंगे ना, वहीं पर आपको खूबसूरत नज़ारा और पिलर के ऊपर खड़ी हुई इमारत दिखाई देगी। ऊपरी हिस्से पे नज़र डालेंगे आप तो 4 कॉर्नर पे पत्थरों को लेयर के साथ लगाया गया है, ऊपर की तरफ से इनको पत्थर से ही ब्लॉक किया गया है। तो दोस्तों, इस सामने की तरफ भारत माता की जय करते हुए हम उस पुराने समय के मंदिर में आज की नई प्रतिमा देख सकते हैं, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लगाई है। तो भारत माता प्रतिमा का ये रूप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और धर्मों को इकट्ठा करने के लिए इस प्रतिमा को यहाँ पे लगाया गया था। तो इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे पिलर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो अलग अलग शासकों ने अपनी शक्ति के इस्तेमाल से इस हिस्से को बदला और उसमें अपना एक नया रूप ढालने की पूरी कोशिश करी थी। शुरुआत इसकी हो जाती है दोस्तों पहले के वक्त से जैन मंदिर के रूप में